नमस्कार, मेरा नाम है गौरव दुबे और आपका स्वागत है द गौरव दुबे शो में। नक्शे पर एक देश है जो कि अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बना रहा है। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है यह सिर्फ अमेरिका को डराने का एक प्लान है? क्या इससे भारत को भी सजग होने की ज़रूरत है? ये देखेंगे अपने आगे के वीडियो में। वहीं दूसरी ओर भारत में निर्मला सीतारमण जी ने 31 जनवरी 2025 को इकोनॉमिक सर्वे भारतीय संसद में पेश किया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 6.3 से लेके 6.8% होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चे में हैं। उन्होंने एक विवादित बयान डीसी हेलीकॉप्टर क्रैश पर दिया है कि इसके लिए डाइवर्सिटी हायरिंग जिम्मेदार है। क्या होती है ये डाइवर्सिटी हायरिंग और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जिम्मेदार बताया, ये देखेंगे अपनी बड़ी खबर में। तो आइए चल। चीन का नया सुपर मिलिट्री बेस। बीजिंग के पास एक विशाल निर्माण कार्य जारी है और यह कोई आम इमारत नहीं, यह चीन का नया मिलिट्री कमांड सेंटर है जो आकार में पेंटागन से भी 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है। क्या है यह गुप्त सैन्य अड्डा? सैटेलाइट इमेजरी से खुलासा हुआ है कि बीजिंग से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 6 वर्ग किलोमीटर का विशाल सैन्य परिसर बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं जो किसी परमाणु युद्ध की स्थिति में भी शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। यह चीन के सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा और रहस्यमयी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आखिर क्यों चीन इतना बड़ा कमांड सेंटर बना रहा है? चीन तेजी से अपनी सेना के आधुनिकीकरण कर रहा है, खासकर न्यूक्लियर ताकत और हाईटेक हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस बेस के जरिए जमीन, आसमान, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष में एक साथ ऑपरेशन संभालने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसका मदद न सिर्फ अमेरिका के पेंटागन को टक्कर देना है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संचालन का केंद्र भी बनाना है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो यह सैन्य अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर होगा, जो अमेरिका की रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से कई गुना विशाल होगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर कहा जा सकता है, जिसने एक अंडरग्राउंड क्षमता वाले बंकर और गहरी सुरंग के होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। इसे एक सुविधा और तकनीकी से लेस बंकर बताया जा रहा है, जो कि परमाणु हमले को भी संभालने की क्षमता रखता है। साथ साथ अमेरिका के प्रसिद्ध हथियार बंकर बस्टर से भी न हिलने वाला बताया जा रहा है। यानी इस बंकर में वो सब कुछ होगा जिसकी जरूरत शी जिनपिंग और चाइनीज सैन्य को है। विशेषज्ञ इसे बता रहे हैं कि मौजूदा वेस्टर्न हिल कॉम्प्लेक्स का दूसरा पर्याय भी हो सकता है, जहां चाइना अपने युद्धकालीन क्षेत्र स्थापित कर सकता है। तो आखिर क्यों चाइना को इतने बड़े युद्धकालीन केंद्र की जरूरत पड़ी? क्योंकि चाइना इस सुविधा से इस आधुनिक युग में खुद को प्रमुख सैन्य शक्ति साबित करना चाहता है। सूत्रों का मानना है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा क्रेन काम कर रहे हैं एक साथ, जहाँ पर चेतावनी के बोर्ड बनाए गए हैं, ड्रोनों के उड़ने की अनुमति नहीं है और आम लोगों के आने जाने पर भी प्रतिबंध है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना इसकी गुप्तता को कितना ध्यान में रख रहा है। तो आखिर क्यों चाइना को इतने बड़ी युद्धकालीन केंद्र की जरूरत पड़ी? क्योंकि चाइना इस आधुनिक युग में खुद को प्रमुख सैन्य शक्ति साबित करना चाह रहा है। सूत्रों का मानना है कि यहाँ 100 से ज्यादा बड़े क्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर चेतावनी के बड़े बोर्ड भी लगाए गए हैं। फोटो लेना मना है, ड्रोन उड़ाने की इजाजत भी नहीं दी गई है और आम लोगों के आने जाने पर भी प्रतिबंध है। चाइना के इस प्रोजेक्ट की गुप्तता को देखते हुए चाइना के मंसूबे साफ हो रहे हैं, जो कि अमेरिका और भारत के लिए सैन्य पराक्रम को चुनौती देने की कोशिश है। पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के पास 20 लाख से भी ज्यादा सक्रिय सैनिक आधुनिक हथियार से लैस हैं। चीन के पास न केवल थल में बल्कि जल की भी सबसे बड़ी सेना है। न केवल अमेरिका बल्कि भारत को भी यह एक बड़े खतरे का संकेत है। चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य आधुनिकीकरण को भी नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि भारत चीन से अपनी सीमाएं साझा करता है और भारत से चीन के संबंध से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को भारत की संसद में 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया। आम आदमी से जुड़ी क्या चीजें कही गई हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण में, आइए इसे कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
आखिर भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में किस दिशा में जा रही है? जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आ रहा है? सर्वे में कहा गया कि महंगाई घटी है, लेकिन आपकी थाली में दाल सब्जी सस्ती हुई क्या? सरकारी नीतियाँ सच में ग्रोथ कर रही हैं या फिर यह सिर्फ एक अंकों की बाजीगरी है? आज का शो ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको वो बताने वाले हैं जो सरकार आपको नहीं बताना चाहती। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज है? सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक भारत की जीडीपी का ग्रोथ 6.3 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। लेकिन क्या यही पूरा सच है? भारत की जीडीपी का अंकों का ग्रोथ तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। बेरोजगारी दर अब भी कई राज्यों में 9% से ऊपर बने हुए हैं। तो क्या इतनी ग्रोथ मौजूदा सरकार के लक्ष्य भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पर्याप्त है? इसके जवाब में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, जी नहीं। अगर हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आना है, तो हमें 8% की ग्रोथ लगभग 2 दशक तक बरकरार रखनी पड़ेगी। तब जाके हमारे इस सपने को 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, इसको सकारा जा सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज़्यादा अहम है, आपकी जेब का हाल। सरकार कहती है कि महंगाई घटी है। 2023 में महंगाई दर 5.4% था, जो अब 2024 में 4.9% है। यानी सरकार के हिसाब से चीज़ें सस्ती हो रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? दूध, टमाटर, दाल, गेहूं जैसी ज़रूरी चीज़ों के दाम कम नहीं हुए हैं। ईंधन और गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कोई कटौती नहीं है। तो सरकार किस बिना पर इस आंकड़ों को कम बता रही है? क्या यह सिर्फ एक अंकों की बाजीगरी है? आइए समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में खाद्य सामग्री में दाम कम होने की आशंका है, जिसमें सब्जी प्रमुख चीज़ है। लेकिन ये आने वाले तिमाही में दाम कम होने की आशंका सरकार का कोई बड़ा पिटारा नहीं, बल्कि नई फसलों का बाजार में आना है। जब नई फसलें बाजार में आती हैं तो खुद ब खुद कुछ दिनों तक दाम कम रहते हैं और फिर सब्जी, दाल जैसी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। मुद्दा नंबर 3 क्या है? ये भी आम आदमी से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, जॉब मार्केट। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण इस चित्र को साफ कर रहा है कि बेरोजगारी बीते समय से घटती नजर आ रही है। 2017-18 में बेरोजगारी 6% थी, जो कि 2023-24 में गिरकर 3.2% पर आ गई है। लेकिन अभी भी बेरोजगारी भारत की एक मुख्य समस्या है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए भारत को लगभग हर साल 8 लाख गैर कृषि कार्य की नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है। तब जाके इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश भारत में बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा सकता है। मुद्दा नंबर 4 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ तौर पर कहा है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की आवश्यकता है और 2 दशकों तक भागीदारी दिखाने की आवश्यकता है। सरकारी प्रयासों से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। जी, ये हम नहीं, ये आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है। इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। जब पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक हाहाकार मची हुई है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक बड़ा स्थान दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात को कहा कि भारत का लेबर मार्केट पर एआई का गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर कम कौशल वाले काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है और इससे बचने के लिए मध्यम कुशलता या उच्च कुशलता लाने की आवश्यकता है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदला ना जा सकता हो। अगर ऐसा हो पाता है तो इसमें और भी फायदे देखने को मिलेंगे। यानी आर्थिक सर्वेक्षण की चेतावनी साफ है,
बेरोजगारी से भविष्य में बचने के लिए आपको अपनी कुशलता को निखारने की और ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी बताया कि कॉरपोरेट प्रॉफिट लगभग 50% तक बढ़े हैं, लेकिन वेतन जो आम आदमी के काम करने के बाद कंपनियां उन्हें देती हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इस असंतुलन को सही करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण ने जापान का एक उदाहरण दिया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही वहाँ की कंपनियों ने अपने मुनाफे को अपने कर्मचारियों के साथ विभाजित किया। ये संतुलन तेजी से बढ़ोतरी के लिए अहम है। साथ में हर हफ्ते 60 घंटे ही काम करने की आवश्यकता है। बीते कुछ दिनों पहले कुछ उद्योजक ये कह रहे थे कि आपको 90 घंटे, आपको 80 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को साफ कर दिया है कि यदि आप 60 घंटे से अधिक अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं तो इससे आपकी मानसिक सेहत पर असर पड़ सकता है। हेल्थ टैक्स, अगला मुद्दा, स्वास्थ्य कर। क्या है ये स्वास्थ्य कर? आइए समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने जंक फूड पर खासकर लगाने पर जोर डाला। आजकल के युग में अल्ट्रा प्रक्रिया यानी अल्ट्रा प्रोसेस से गुजरे कुछ खाद्य सामग्री को गलत लेबल लगाकर बेचा जा रहा है, जिसमें चीनी से भरे अनाज के पैकेटों को हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। इस बात को कृपया ध्यान से सुनिए। जो हम आप सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में दूध में मिलाकर खाते हैं, वो बल्कि कुछ और नहीं, सिर्फ एक चीनी की भरी हुई पोटली है, जिसका आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। रात को बच्चों को जो हम दूध में डालकर प्रोटीन पिलाते हैं, हमें लगता है कि इससे बच्चों का ग्रोथ होगा। जी नहीं, यह भी केवल एक चीनी से भरा डब्बा है जो आप अपने बच्चों को सेवन के लिए दूध में डालकर दे रहे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। सर्वे ने भारत और चीन के संबंधों पर भी कुछ खास जोर डाला। सर्वे ने भारत को चीन पर कुछ सामग्री के लिए निर्भरता पर भी गहरा प्रभाव डाला है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स इत्यादि, जिसमें यह बात साफ है कि भारत को अपने ऑप्शंस को और टटोलने और उसको चौड़ा करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। बुधवार रात लगभग 9 बजे वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी एयरलाइंस यात्री विमान और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों विमानों में सवार सभी 67 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 50 शव बरामद किए जा चुके हैं और पोटोमैक नदी में तलाशी अभियान जारी है। विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हेलीकॉप्टर निर्धारित ऊंचाई से ऊपर उड़ रहा था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी भी इस हादसे का एक कारण हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए कहा कि भारत इस दुखद घड़ी में अमेरिका के साथ खड़ा है। लेकिन यह घटना बुधवार को हुई, तो आज की बड़ी खबर में शामिल करने का इसका क्या उद्देश्य था? दरअसल अमेरिकी मूल के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है और एक डबल कोटेड वर्ड डाइवर्सिटी हायर, इसको 2 कोटों के बीच में रखिएगा, बहुत चर्चा में है। क्या होता है ये डाइवर्सिटी हायर्स? डाइवर्सिटी हायर्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कंपनियां, संस्थान या सरकारी विभाग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जातीय समूह, लिंगों, LGBTQ समुदाय, विकलांग व्यक्तियों, ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को रोजगार के समान अवसर देना, विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों के कार्यस्थल में शामिल करना। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित बयान फिर से दिया है। ब्लैक अमेरिकन्स को इस घटना से जोड़ रहे हैं। ट्रंप ने अपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाइवर्सिटी हायर्स को इस घटना का जिम्मेदार माना है। ट्रंप का मानना है कि इसी नीति ने अमेरिका में मेरिट पर होने वाले भर्ती को खत्म कर दिया है। हालांकि उनके पास इस बात का कोई तथ्य नहीं है। वो भूल गए हैं कि 2019 में एयर कंट्रोलर डाइवर्सिटी प्रोग्राम को उन्होंने ही लॉन्च किया था। एक रोचक घटना के बारे में आपको बताएं तो व्हाइट हाउस शासन में स्टेनोग्राफर को एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसकी कंप्लेन भी उन्होंने की और कहा ट्रंप बात करते समय आसानी से रुक नहीं सकते।
उन्होंने अपने इनॉग्रेशन डे के स्पीच में 22,000 शब्द कहे। जब वो लॉस एंजलस के दौरे पर थे तो अगले ही दिन उन्होंने 17,000 शब्द बोले। और इसको इस प्रकार देखें कि एक एवरेज साइज के उपन्यास में लगभग 70,000 शब्द होते हैं। इससे आप मेरी कही बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर तौर पर व्हाइट हाउस ने हायरिंग पर भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के साथ अपडेट नहीं रह पा रहे हैं। और हालांकि तब जब कुछ ऐसे बयान हो। आप ये वीडियो देखिए। We are merely looking at parts of the big bureaucracy where there has been tremendous waste and fraud and abuse. In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that? हालांकि इस बात में कोई तथ्य नहीं कि अमेरिका ने गाजा को $15 मिलियन का अनुदान दिया हो, लेकिन ये ट्रंप शासन है और इसमें सत्यता पर ध्यान नहीं बल्कि वक्रपटुता पर ध्यान दिया जाए। के सेगमेंट में इतना ही। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।